हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। स्वागत है आप सभी का RS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास नंबर 3 करेंगे। इससे पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं और ये जो सीरीज है अपनी स्पेशली DSSB एग्ज़ाम और KVS एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। और CTET एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे पहले अपनी 2 वीडियो हो चुकी हैं। फर्स्ट तो लेसन था हमारा शिक्षण अधिगम की मूल प्रवृत्तियाँ और सेकंड था हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी। और आज है अपना चैप्टर कौन सा अभी, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने ये लगभग ये मान के चलो, जैसे बच्चे ने CTET क्वालिफाई किया है, ये चैप्टर बहुत बार किया होगा। लेकिन ये चैप्टर करने का मेन मकसद ये है कि जो ये अपनी सरोहा पब्लिकेशन की बुक है, इसके अंदर क्या नए पॉइंट हमें मिलेंगे, वो पॉइंट हाईलाइट करने, हमें नई बातें हमें इसके अंदर क्या मिलेंगी वो देखते हैं। तो लेट वी स्टार्ट। बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का बड़ा महत्व है, क्योंकि वंशानुक्रम के द्वारा हमारी संरचना बनती है, बॉडीली स्ट्रक्चर्स बनता है और जीवित रहने के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता होती है। अब हम इसके बारे में देखते हैं, हेरिडिटी के बारे में देखते हैं। जब हमारे पैतृक गुण जीन्स हमारे बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, मीन्स पेरेंट्स से जब जीन्स बच्चों में जाते हैं तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी जो टोटल संख्या है, ये जो क्रोमोसोम है वो कोशिका के अंदर सेल के केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 46। टोटल कितने होते हैं ये, 46 होते हैं। लेकिन ये पेयर में मिलते हैं, ठीक है। कितने, 23 मिलते हैं ये, ठीक है। इसमें मुझे जो अलग बात मिली, जो सीखने योग्य बात, वो क्या है कि 23 क्रोमोसोम माँ के अंदर पाए जाते हैं और 23 पिता के अंदर पाए जाते हैं। ये नॉर्मल सभी को पता है, लेकिन लगभग ज़्यादातर बच्चों को तो इस बात का पता होगा। लेकिन जिसको नहीं पता, वो नई बात इसमें क्या है कि 22 जोड़ों का आकार स्त्री या पुरुष दोनों में ही समान होता है, जिन्हें ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। बस ये थोड़ी सी एक नई बात देखने को मिली है हेरिडिटिक टॉपिक के अंदर कि ऑटोसोम बोलते हैं। जो 22 जोड़े गुणसूत्र सेम होते हैं ना, मेल और फीमेल के अंदर, उसको ऑटोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम का जो 23वां गुणसूत्र होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसे एक्स और वाई बोलते हैं, ठीक है। जो माता के अंदर तो एक्स मिलते हैं और पिता के अंदर क्या मिलते हैं, XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ये हमें वंशानुक्रम के जनक किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है ग्रेगरी जोन्स मेंडल को बोला जाता है, जो कि 10th क्लास में इसकी पूरी डिटेल थ्योरी दी गई है। लेकिन हमें इतनी करने की जरूरत नहीं है, बस इतने याद रखना कि ग्रिगोर्स मेंडल्स, जो भी इसका नाम है भाई, सही ध्यान रखना। इन्होंने क्या दिया था, वंशानुक्रम के जनक का जो सिद्धांत है, या इनका जनक, फादर ऑफ हेरिडिटी किसे को बोला जाता है, मेंडल को बोला जाता है। आगे देखो, आगे दिया है कि ये कुछ डेफिनेशन दी हैं, ध्यान रहे तो ठीक है, वरना एक बार रीड करके छोड़ देना। वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो जीवन शुरू करते समय बालक में विद्यमान होते हैं, अर्थात जन्म के लगभग 9 माह से पहले जो हमारे अंदर जीन्स आते हैं, वो सभी क्या है, वंशानुक्रम के कारक हैं। आगे है डगलस और हॉलैंड ने क्या परिभाषा दी है। डगलस और हॉलैंड ने वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य और अक्षमता जो उन्हें अपने माता पिता से, पूर्वजों से अर्जित होते हैं, उनको शामिल किया गया है। ये बस ऐसे ही दे रखी हैं। आगे देखो, वंशानुक्रम का महत्व क्या है। वंशानुक्रम से व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर अध्यापक अपनी शिक्षा प्रक्रिया को समायोजित करता है कि कोई ज़्यादा होशियार है, कोई कम होशियार है, कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, कोई मंदबुद्धि बच्चा है। तो उन सभी को समायोजन करना, ये किसके आधार पर होता है, व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी के आधार पर हम करते हैं। वंशानुक्रम के द्वारा बालक में जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है, जो अध्यापक को उनके शिक्षा कार्य में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। वंशानुक्रम के कारण ही बच्चों में लिंग भेद पाया जाता है और लड़के और लड़कियों में विषमों
विषयों को लेकर अक्षमता कम या अधिक होती है। क्या बोल रहा है, एक बार दोबारा देखो। इसमें बोला है कि वंशानुक्रम के कारण ही बच्चों में लिंग भेद पाया जाता है और लड़के और लड़कियों में विषयों को लेकर अक्षमता कम या अधिक होती है। अध्यापक उनके अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। अब ज्यादातर आपने सुना होगा कि जो गर्ल्स है वो मैथ में क्या होती हैं, वीक होती हैं। ये एक धारणा बनी हुई है लोगों के माइंड में, स्टीरियोटाइप बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपने सीपीओ के रिजल्ट के अंदर देखा होगा जिसने टॉप किया वो गर्ल्स ही है एक। वंशानुक्रम से ही शरीर की संरचना बनती है, ठीक है, क्योंकि वंशानुक्रम से हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो निर्धारण इसी से होता है, हमारा हेरिडिटी से। वंशानुक्रम के सिद्धांत देखो अब। भिन्नता का सिद्धांत, इसमें क्या है कि भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। भिन्नता पाए जाने के कारण माता पिता के बीज कोशों की विशिष्टता है। मतलब अगर किसी बच्चे के अंदर भिन्नता पाई जाती है तो उसका मेन रीजन क्या है, जो हमारे जीन्स हैं उन्हीं के कारण हमारे, अगर दो भाई बहन है, जुड़वा भाई बहन है, उसके अंदर भी भिन्नता पाई जाती है, तो वो किस वजह से होती है, वो जो जीन्स होते हैं हमारे उन्हीं वजह से आती है भाई, ठीक है। आगे है प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशंस, ये सोरेनसन्स ने दिया था। किसने दिया था, ये सोरेनसन्स ने दिया था, सोरेनसन ने। जो कि क्या बोला, इसमें बोला है कि मानो कि माता पिता दोनों तीव्र बुद्धि के, लेकिन उनका बच्चा उनके बिल्कुल अपोजिट पैदा होता है, मीन्स वो मंद बुद्धि पैदा हो गया। तो इसी जो ऐसी प्रक्रिया होती है कि माता पिता ज़्यादा होशियार हो, बच्चा मंद बुद्धि हो जाए, या फिर माता पिता मंद बुद्धि हो और बच्चा तीव्र बुद्धि का हो जाए, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत बोलते हैं। मीन्स विपरीत गुणों का उत्पन्न होना क्या है, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। आगे देखो, आगे है कि बीजमैन का सिद्धांत और सेल विज्ञान का सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि बीजमैन का सिद्धांत जनिंद्र द्रव की निरंतरता का सिद्धांत है। उनके अनुसार जनिंद्र द्रव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संचालित होते हैं और इसमें निरंतरता होती है। यही कारण है कि इसे जनिंद्र द्रव की निरंतरता कहते हैं। इन्होंने ये जो वर्ड लिया है ना, जनिंद्र द्रव, ये कुछ नहीं है, बस ये जीन्स से रिलेटेड कर रखा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो हमारे हेरिडिटिकल गुण जाते हैं ना, वही उसी से रिलेट कर रखा है इन्होंने। आगे है गॉल्टन्स थ्योरी अथवा जीव गणना, ठीक है, गॉल्टन्स थ्योरी बायोमेट्रिक। गोल्टन के अध्ययन के अनुसार बच्चों में कोई भी लक्षण केवल अपने माता पिता से ही नहीं वरन अपने दादा दादी से भी स्थानांतरित होते हैं। जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी स्थानांतरित होते हैं तो वह जीव सांख्यिकी या जीव गणना कहलाता है। मीन्स जैसे दादा दादी नाना नानी से गुण आना, वो क्या कहलाती है, सांख्यिकी या जीव गणना कहलाता है। मेंडल का सिद्धांत, स्थानांतरित होते हैं, तो ये हाफ है भाई, ये छोड़ रखा है बीच में इन्होंने। ये आगे नेक्स्ट स्टार्ट हो गया मेंडल का सिद्धांत, ठीक है। मिस गाल्टन का सिद्धांत में इतने ध्यान रखना कि इन्होंने ये बोल रखा कि जो हमारे गुण है ना, वो माता पिता से न होकर दादा दादी के भी गुण बच्चे के अंदर आ जाते हैं। एक बात देखो, जो ये है ना, नाम याद रखना बहुत जरूरी है कि बीजमैन का सिद्धांत, ग्रेगर जॉन मेंडल का सिद्धांत, गाल्टन का सिद्धांत। पता है क्या, डीएसएसबी एग्जाम के अंदर अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि वंशानुक्रम का सिद्धांत, हेरिडिटी का सिद्धांत किसने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया, ऐसे नहीं पूछेगा। अब आपको ये पूछ सकता है, एक दो क्वेश्चन मैंने देखे थे कि वंशानुक्रम से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं या कौन सा व्यक्ति, इनके चार नाम दे दिए, कौन सा नहीं है। जैसे मेंडल हो गया, गाल्टन हो गए, बीजमैन हो गए, एक का किसी और का नाम दे दिया, तो मतलब ऐसे पूछता। तो इनके नाम ध्यान रखना कि तीन चार नाम है जो हमें ध्यान रखने हैं। एक तो हमने देखा ऊपर सोरेनसन, इसका नाम ध्यान रखना, ठीक है, और एक बीजमैन का ध्यान रखना, और एक ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए अपने, और एक कौन थे, गाल्टन हो गए, इनके ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे देखो डार्विन का सिद्धांत। अब क्या देखेंगे इसमें, डार्विन का सिद्धांत। डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। डार्विन के अनुसार वंश परंपरा में परिवर्तन बच्चों में नए गुण पैदा करते हैं। क्या बोल रहा है, डार्विन के अनुसार वंश परंपरा में परिवर्तन बच्चों में नए गुण पैदा कर देते हैं।
मीन्स हमारे जो वंश हैं, दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए हमारे, उनकी अगर जो परंपराएं हैं उसके अंदर कुछ परिवर्तन होंगे तो बच्चे के अंदर वे नए गुण शामिल होते हैं। वातावरण के अनुसार बच्चा संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते जब वह योग्य बन जाता है तो उनके अनुसार हर पीढ़ी में अंतर आते हैं और अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। डार्विन ने दो प्रकार के स्वाभाविक अंतर बताए, एक तो दुर्लभ जो बिल्कुल रेयर चांस में दिखाई देते हैं, और एक उत जो मतलब 100% दिखाई देंगे। ठीक है, डार्विन मानते हैं कि उनका संचार हो जाता है चाहे विकास दुर्लभ अंतरों का संग्रह हो। मीन्स थोड़े या ज्यादा दिखाई तो देते ही देते हैं, ये बोला है डार्विन ने। तो देखो हमने कितने वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में पढ़ा है जो कि हेरिडिटी से संबंधित है। एक तो हो गए थे हमारे सोरेनसन जिन्हें प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन दिया था, फिर हो गए ग्रेगर जॉन मेंडल, फिर एक थे हमारे गाल्टन, फिर क्या थे डार्विन हो गई, और एक क्या था, एक और थे, कौन से थे, एक मिनट रुको, ये थे बीजमैन, कौन से थे, एक बीजमैन थे। ठीक है, अब आ गया ये लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। मतलब ये बात ध्यान रखने की, लेमार्क का सिद्धांत हेरिडिटी से संबंधित नहीं है, ये डेवलपमेंट से संबंधित है। मन शक्ति अथवा आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन का अस्तित्व प्राणी में वंश परंपरा का परंपरागत गुण है। क्या बोला इन्होंने, लेमार्क ने बोला है कि जो हमारे अंदर इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत हाई इंटरनल मोटिवेशन होता है, तो वो वंश परंपरा का गुण मानना है। इन्होंने, किसने माना है, लेमार्क ने वो वंश परंपरा का गुण माना है। ठीक है, आगे देखो, अर्जित विषमताओं का बच्चे तक संचार, मतलब जो विषमताएं होती हैं उसका भी बच्चे तक क्या होता है, संचार होता है, मतलब वो बच्चे तक आती है वो। ठीक है, हेरिडिटी हो गया हमारा। अब एनवायरनमेंट के बारे में देखो, वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों तरफ का आवरण है। हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को वातावरण कहते हैं। वातावरण हमें गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु तक घेरे रहता है। ये कुछ डेफिनेशन है, इनको रीड कर लेते हैं। वुडवर्थ ने क्या बोला है कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आते हैं जिन्हें व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। रोस ने बोला है कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है और वातावरण से किसी अन्य वस्तु से घिरे हुए हैं। डगलस की देख लो, डगलस और हॉलैंड की देखो, वातावरण शब्द का प्रयोग उन बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया गया जो जीवित प्राणी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, वृद्धि और विकास, परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। वही बात बोल रखी सबने। अब देखो आगे, वातावरण के प्रकार। वातावरण के दो प्रकार बताए हैं मुख्य, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण किसे बोलते हैं, आंतरिक वातावरण से तात्पर्य जन्म से पहले वाला वातावरण, जो किसी बच्चे को 9 महीने के अंदर माँ के पेट के अंदर मिलता है ना, उसको आंतरिक वातावरण मिलते हैं। ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मान के चलो कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर जो लेडीज है अगर अच्छा पोषण लेगी तो बच्चे क्या होंगे, स्वाभाविक है कि वो हेल्दी होंगे। लेकिन अगर माँ की शारीरिक रूप से कमजोर है, पूर्ण आहार नहीं ले रही है, तो बच्चे का कमजोर होना क्या है, स्वाभाविक है। इसी तरह अगर गर्भावस्था के दौरान नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं तो क्या होगा, बच्चे का विकास प्रभावित होगा। आगे देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जन्म के बाद चारों तरफ का आवरण उसका बाह्य आवरण कहलाता है। इस वातावरण में सभी कारक बच्चे का विकास को प्रभावित करते हैं। बाह्य आवरण कौन से हो गए, भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण के अंदर भोजन हो गया, जलवायु हो गया, घर स्कूल जो हमारे आसपास है सारी चीजें वो सब शामिल हो गई। और सामाजिक वातावरण में क्या हो गया, माता पिता, परिवार के सदस्य, खेल के साथ अध्यापक, पड़ोसी सब हो गए। ठीक है, फिर सामाजिक वातावरण से अभिप्राय दिमाग का विकास होना है। वातावरण के साथ समायोजन करके हम अपने दिमाग का विकास करते हैं। और संवेगात्मक विकास क्या हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इनको ध्यान रखना। आगे है वंशानुक्रम और वातावरण का आपस में क्या संबंध है, ये है थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है। मैकाइवर और पेज के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध मीन्स हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ये होता है गलत। हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ये राइट है भाई। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये तो हमें ध्यान है कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट होता है, लेकिन ये दिया किसने था, ये दिया था मतलब बताया किसने है, ये मैकाइवर और पेज ने हमें ये बात बताई है। आगे है वुडवर्थ के अनुसार
व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण की साझी उपज है, जैसे एक आयत अपनी लंबाई और चौड़ाई से बनती है। साइजेट के अनुसार एक का अस्तित्व दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकाइवर और पेज की है, इसको ध्यान रखना। बच्चे पर वातावरण का प्रभाव, बच्चे पर वातावरण का प्रभाव। शारीरिक विकास मतलब वातावरण से बच्चे के जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है उस पर कैसे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं वो देखेंगे। फिजिकल पर क्या, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा। विभिन्न जातियों में शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण होता है। क्या है, बोला है कि जो हमारा शारीरिक डेवलपमेंट है, मानना कि वो हेरिडिटी से प्रभावित होता है, लेकिन हेरिडिटी के साथ साथ वो एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, कि मान के चलो किसी बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि वो उसका जो हेरिडिटिकल्स थे वो गुण थे, या मान के चलो कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें अच्छा पोषण मिला है, लेकिन जो एनवायरनमेंट फिर उसका ऐसा हो गया कि उसे अच्छे से पोषण ना मिला हो, तो भी उसका क्या होगा, शारीरिक विकास प्रभावित होगा। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, इसमें क्या बोल रहा है कि बौद्धिक श्रेष्ठता वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। जिन्होंने अमेरिका के गोरे और निग्रो लोगों पर अध्ययन करके पाया है कि निग्रो प्रजाति की बुद्धि कम है और गोरे प्रजाति की बुद्धि क्या होती है, ज़्यादा होती है। मीन्स इन्होंने ये बोला है कि जो व्यक्ति गोरे होते हैं उनके पास पर्याप्त शैक्षिक सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। आगे देखो, मानसिक विकास पर प्रभाव। उचित वातावरण न मिलने से मानसिक विकास नहीं हो पाता। अगर मान के चलो कि एक बच्चा मंद बुद्धि है, लेकिन उचित वातावरण और निरंतर अभ्यास से हम उसका क्या है, जो माइंड है वो एक सामान्य बच्चे की तरह कर सकते हैं। बुद्धि पर प्रभाव क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है क्योंकि वे सभी धनी परिवार से हैं। ये देखो, बुद्धि पर प्रभाव का मतलब क्या है, बुद्धि पर प्रभाव का मतलब ये है कि दो बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे मान के चलो, और वो जुड़वा बच्चे, एक बच्चे को तो अच्छे परिवार में, अच्छे समाज में और पूरे जॉइंट फैमिली के साथ रहता है, लेकिन दूसरा बच्चा है उसको हमने कहीं ऐसे ही ये मान के चलो कि किसी अनाथ आश्रम में या वहीं छोड़ दिया, तो इन दोनों की बुद्धि में क्या पाएगा, अंतर मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या दे रखा है इन्होंने, गरीब होते हैं फिर भी उनका व्यक्तित्व संपूर्ण होता है। हाँ, वातावरण मिले तो मतलब उनके यूरोप में 71 साहित्यकारों का अध्ययन किया गया पर गरीब होते हुए, मतलब ये है व्यक्तित्व पर प्रभाव का मतलब पर्सनैलिटी। कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी क्या है कि वो मतलब फैमिली से थोड़े से वीक, ये बोल के चले कि उनका जो बैकग्राउंड है या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है होने के बाद भी उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी क्या है, ऐसी ही मिलती है। ठीक है, आगे देखो, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। यही बोल रहा है कि दो जुड़वा बच्चे हैं, अलग अलग उनको अगर एनवायरनमेंट देंगे तो उनका क्या है, बुद्धि का स्तर और वातावरण अलग होने की वजह से उनका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो बिल्कुल चेंज मिलेगा। और बहुमुखी प्रयास, वातावरण बालक की सभी विकास अवस्थाओं को प्रभावित करता है। इसकी पुष्टि एवेरोन के जंगली बालक, हाँ ये देखना, ये मतलब एग्जाम्पल पढ़ने के लायक है। इसकी पुष्टि एवेरोन के जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बच्चे को 1-2 साल की आयु में कुछ पशु उठा ले गए। जब उस बच्चे को 10-15 वर्ष की आयु तक पकड़ा गया तो उसकी सभी विकास अवस्थाओं प्रभावित थी। क्योंकि इस एज तक लगभग बच्चे का जो भाषा विकास है, शारीरिक विकास है, वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उसका भाषा विकास नहीं हुआ, वह पशुओं के संकेत समझता था। उसमें सामाजिक विकास नहीं हुआ क्योंकि वह नंगे शरीर रहता था। उसका क्रियात्मक विकास भी नहीं हुआ, मनुष्य की तरह नहीं था क्योंकि वह हाथ और पैर केवल चलता था। क्योंकि उसने जानवर कैसे देखे थे, जो आगे हाथ पाँव मतलब ऐसे ही चलते होंगे, उन्हीं की तरह वो चलने लग गया। इस प्रकार केवल एक वातावरण परिवर्तन होने से उसकी सभी विकास की अवस्थाएं बदल गई। आगे देखो, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता क्या है, प्रजाति की श्रेष्ठता, जितनी प्रजाति श्रेष्ठ होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, बुद्धि श्रेष्ठ होगी। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, समाज के में अगर माता पिता प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं तो बच्चे भी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।
रिचर्ड और एडवर्ड के परिवार का अध्ययन किया गया। पाया गया कि वह बहुत प्रतिष्ठित मनुष्य था तथा उसने एलिजाबेथ नामक स्त्री से शादी की, जो कि जिसके समान प्रतिष्ठित, मतलब उसकी भी जो प्रतिष्ठा थी वो समान थी। तो दोनों के बच्चों बाद में विद्यालय विधानसभा आदि के सदस्य बने। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे पेरेंट्स होंगे उनके गुण आएंगे और बच्चे उनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उनके तरह अपने आप को बनाना चाहते हैं। मूल शक्तियों पर प्रभाव। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण है उसका वंशानुक्रम। जैसी माँ बाप की मूल शक्तियाँ होंगी वैसे ही क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। आगे देखो, व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यवसायिक योग्यता का मतलब यही है, अगर माता पिता बिजनेस करते हैं तो बच्चे भी बिजनेस करेंगे। अगर माता पिता टीचर हैं तो बच्चों को भी टीचर लाइन में जाना पसंद करेंगे। अगर माता पिता डॉक्टर हैं तो बच्चों को भी डॉक्टर लाइन में जाना पसंद करेंगे। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। किलनबर्ग के मतानुसार जैसी संरचना माँ बाप की होती है वैसे ही बच्चे की होती है। जिन माता पिता की लंबाई कम या अधिक होगी तो बच्चे भी उन्हीं के अनुसार होंगे। यही है कि मतलब जो ऐसे माता पिता दिखते हैं पर्सनैलिटी के अनुसार, लगभग उनके बच्चे सेम वैसे ही दिखाई देते हैं। चरित्र एवं महानता पर प्रभाव। डगडेल के मतानुसार माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। यदि माता पिता चरित्रहीन होंगे तो बच्चों में भी चरित्रहीन होने के गुण पाए जाएंगे। यही बात है कि जैसे माता पिता के अंदर ये जो गुण मिलेंगे वो बच्चों के अंदर आना स्वाभाविक है। प्रकृति और पोषण। हाँ, ये देखो, जो वंशानुक्रम है उसको तो हम बोलते हैं प्रकृति, मीन्स नेचर बोलते हैं, और जो वातावरण है उसको बोलते हैं पोषण, मीन्स नर्चर बोलते हैं। ठीक है, और सुना होगा आपने नेचर एंड नर्चर्स के बारे में, जो सीटेट किया होगा क्वालिफाइज में, तो एक क्वेश्चन इसका पक्का आता है। और दोनों का विकास एक दूसरे से प्रभावित होता है। इसमें यही बोल रखी है बात लास्ट में कि डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लाई होता है। अब ये बात किसने दी थी, मैकाइवर और पेज ने इस बात को बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, गुणनफल है। अब देखो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, ये तो DSSB के अंदर आया है कि अनुवांशिकता को ब्लैंक सामाजिक संरचना माना गया है, प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक या सितर। ठीक है, देखने में तो क्वेश्चन बिल्कुल हल्का सा लग रहा है, लेकिन ऑप्शन देखो, देखते ही दिमाग में क्या लगा है, प्राथमिकता, गौण, सितर। मतलब क्वेश्चन का लेवल इसके अंदर अच्छा है। पहले तो बिल्कुल आसान से दिए हुए, DSSB के अंदर हो गया, ये भी DSSB का है, KVS के भी थे, देखे थे। हाँ, फिर आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो इसका क्वेश्चन का लेवल क्या है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम ये एक्सरसाइज सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, मतलब अगर ये कंटेंट आप